सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देस्तान न्यूज में। मैं हूं आपका अपना संजय राजन, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। दिल्ली में केजरीवाल का झाड़ू इस बार फ्लॉप साबित हुआ और कमल शानदार तरीके से खिल चुका है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का जादू चल चुका है। फैजाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव के हार का दंश झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा सीट छीनकर बहुत हद तक अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लगे डेंट की भरपाई कर ली है। जश्न का माहौल है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी योगी का नारा चल रहा है तो दिल्ली में मोदी मोदी का। चलिए चलते हैं दिल्ली। हर तरफ कार्यकर्ताओं के हाथ में बीजेपी का कमल वाला झंडा, नाचते गाते लोग, ढोल की थाप पर थिरकते कार्यकर्ता, मोदी मोदी का जबरदस्त उद्घोष। ये वहां का नजारा है और होना भी चाहिए। आखिर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली फतह कर ली है। आपने देखा होगा मेरा कई कार्यक्रम दिल्ली के दंगल के संबंध में मैंने जो आपके सामने पेश किया था। मैंने साफ कह दिया था कि दिल्ली के चुनाव में इंडिया ब्लॉक का तार तार होना और केजरीवाल का अति आत्मविश्वास बहुत ही घातक साबित होने वाला है और परिणाम भी ऐसा ही नजर आया। इसके साथ ही मैंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपदा का नैरेटिव लोगों के सर चढ़कर बोला और जनादेश में साफ तौर पर आपदा की विदाई हो गई। इसके अलावा जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जीत संभावित वजह बताई जा रही थी, चाहे यमुना की गंदगी का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री का शीश महल नाम से तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव या फिर शराब घोटाला, सब कुछ आम आदमी पार्टी के ताबूत की कीलें साबित हुई। अब देखिए क्या माहौल वहां है, क्या नजारा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर को बंद कर दिया गया है। भीतर से कुंडी लगा दी गई है, कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की एंट्री बंद कर दी गई है। कई चीजें तो चुनाव परिणाम के संभावनाओं के मुताबिक हुई, लेकिन कई ऐसी बातें भी निश्चित तौर पर चर्चा का केंद्र बनी है जिसको लेकर कयास तो लगाया गया, लेकिन कोई ठोस तरीके से कहने की स्थिति में ना तो मैं था और न ही आप लोग होंगे। मसलन आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक और दिल्ली के 3 बार कमान संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से चुनाव हार जाना। साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को शिकस्त देकर शायद अपनी ताजपोशी का रास्ता साफ कर लिया है, क्योंकि प्रवेश जो है वो साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके पुत्र हैं और उन्होंने केजरीवाल को शिकस्त दी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लाडले नेता के रूप में होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तो प्रवेश वर्मा से फोन पर बातचीत भी कर ली है, इसलिए मैं ये कयास लगा रहा हूं कि संभवतः अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रवेश वर्मा का ही नाम सामने लाया जाएगा। वैसे ही आम आदमी पार्टी का दूसरा बड़ा चेहरा की बात कर ली जाए, डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाला मामले में जेल की सजा काट चुके हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ओझा जी के लिए पड़पड़बंद सीट छोड़ दी थी और अपनी सीट बदल ली थी। मनीष सिसोदिया का यह फैसला शायद उनके लिए भारी पड़ा। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपनी सीट बचाने में सफल हो गई। यह बात अलग है कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में 3 बातें कही थी कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं और आतिशी का सीट फंस सकता है, और संभवतः ये बिल्कुल सच भी साबित हुआ। हालांकि आतिशी अपना सीट बचाने में कामयाब रही। चलिए, ये बात अलग है कि मैंने जो भी ये बातें कही थी वो कयासों और अपने दोस्तों से जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी और दोस्तों से जो मैंने बातचीत की थी उसके मुताबिक मुझे ये जानकारी मिली थी, लेकिन वाकई ये हकीकत में नजर आ रहा है।
और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। जब उसके मुखिया ही चुनाव हार जाए तो किसी भी सियासी दल के लिए कहा जा सकता है कि करारी शिकस्त का ये मौका था। दोस्तों, दरअसल जीत हुई तो दिल्ली के सत्ता फतह करने वाली भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तमाम खामियां गिना रही है, उसके सरकार की तमाम कमजोरियों का जिक्र कर रही है कि फलाना घोटाला हुआ था, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में लोगों के साथ छलावा हुआ था, यमुना साफ नहीं हुई, झूठ का पुलिंदा था आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, जो उन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटने की जो एक परंपरा चलाई थी उसको जनता ने धत्ता बता दिया। ये तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ये वो वजह नहीं है। हम साफ तौर पर यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही उसके आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति बिल्कुल विफल रही। केजरीवाल का अति आत्मविश्वास, कांग्रेस से दुराव, इंडिया ब्लॉक का कहा जा सकता है कि तार तार हो जाना, दो फाड़ हो जाना, ये सब वो वजह रही जिसकी वजह से दिल्ली से केजरीवाल की विदाई हुई, या भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में कहा जाए तो आपदा की विदाई हो गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर यही एक्स पर लिखा गया है, आपदा की विदाई हुई। डॉक्टर जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया में देख रहा था, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झूठ की हार हुई और जनता ने सच्चाई को चुना है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है दिल्ली वासियों को, अमित शाह की ओर से भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आई है, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तो यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वासियों के साथ जो जो वादा किया है उसे वो पूरा करके दिखाएगी। अब समझिए केजरीवाल की हार की मुख्य वजह क्या रही। तमाम तरह की कमियां हैं। एंटी इनकम्पेंसी की बात की जाती है। जब सरकार 10 साल की होती है तो जनता को उम्मीदें भी बहुत रहती है और बहुत सारी खामियां भी सामने नजर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर रही तो इंडिया ब्लॉक का यहां पर दो फाड़ होना। अगर केजरीवाल झारखंड के हेमंत सोरेन के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो शायद कांग्रेस जो वोट कटुआ की भूमिका में थी, और लोकसभा चुनाव में एक ट्रेंड हो गया था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एक तरफा कांग्रेस को वोट मिल रहा था, तो इसका सीधा नुकसान केजरीवाल को हुआ। मनीष सिसोदिया चंद वोटों से हार गए। अभी पूरा जब आकलन आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे 70 सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के जो मतदाता थे उसमें डेंट लगा करके बीजेपी को शानदार जीत दिलाई। लोकसभा चुनाव के वक्त, मैं यूं ही ये बात नहीं कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। लोकसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्री अलायंस करके चुनाव लड़े, परिणाम सामने नजर आया। समाजवादी पार्टी इस गफलत में न रहे कि अकेले दम पर उसने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का दर्जा हासिल कर लिया, बल्कि कांग्रेस का साथ आना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बनी। झारखंड का मैंने आपको बता ही दिया उदाहरण, वहां किस तरह से हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े और अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए। तो गलतियां लगातार इंडिया ब्लॉक की ओर से हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने यही गलती की। अगर वो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को सीट शेयरिंग करनी होती तो संभवतः परिणाम वहां भी दूसरा होता। लेकिन जैसे दिल्ली में कांग्रेस वोट कटवा की भूमिका में नजर आए, उसी तरह आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी चूंकि सीट शेयरिंग नहीं हुई तो कांग्रेस के लिए हरियाणा में वोट कटवा साबित हुए। परिणाम सबके सामने था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी साथ लेकर के नहीं चले, समाजवादी पार्टी वहां वोट कटवा की भूमिका में नजर आई। तो इंडिया ब्लॉक जब जब अलग होकर के सोचेगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त रणनीतिकार वाली पार्टी से टक्कर लेना है, तो उसमें निश्चित तौर पर इस बिखराव में वो विफल होंगे। ये मेरा दावा है। और हमें लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो इसी साल होना है, अगर उसमें भी तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर के बेहतर तालमेल के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बेहतर परिणाम की उम्मीद वहां भी ना करें। यही बात उत्तर प्रदेश के लिए भी है, जहां 2027 में चुनाव होना है। अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी बेहतर तालमेल बना करके चुनाव नहीं लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं से टक्कर नहीं दे पाएगी।
क्योंकि मैंने देखा है, मैं कायल हो गया हूं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति का। किस तरह से निचले स्तर तक जो चुनाव प्रबंधन होता है और उसमें संघ का साथ होता है, तो हर जो नैरेटिव सेट कर की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसे जन जन तक पहुंचा करके किस तरह से मैंडेट को अपने पक्ष में किया जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी से सीखने वाला है। रही बात दिल्ली की, तो यहां पर मोदी मैजिक निश्चित तौर पर चला है। एक नैरेटिव सेट किया, आपदा, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो आपदा है दिल्ली वासियों के लिए। नरेंद्र मोदी का ये कहना और बाद में सारी उनकी टीम के लोगों का चुनावी मंच से इस मुद्दे को एजेंडा बनाना, नैरेटिव सेट करना, इसके बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी वजह है। और इन सबके बीच जाहिर सी बात है केजरीवाल का अति आत्मविश्वास। हमारा ये मानना है कि जितने भी ये छोटे सियासी दल हैं उनको एक साथ आने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव के बाद से मैं लगातार देख रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक का नामो निशान समाप्त हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ना तो कभी इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाते हैं, ना कोई समन्वय बनाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में संभवतः हमें लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया था इंडिया ब्लॉक, उसे अगर राज्य स्तर पर भी सक्रिय करने की कोशिश हो तो शायद इंडिया ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों को एक टक्कर दे सकें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस गलती का हरियाणा में, वहां उसे हार मिली। महाराष्ट्र की सत्ता यह हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हेमंत सोरेन कामयाब हो गए, वो कांग्रेस के साथ थे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि कांग्रेस 7 चुनाव लड़ी थी। और दिल्ली में आप देखें कि किस तरह से कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो ही गया, अरविंद केजरीवाल की भी विदाई हो गई। यानी कुल मिलाकर के ये जो आपस में जो दो फाड़ हो रहा है इंडिया ब्लॉक, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और उसकी एक सशक्त रणनीति को जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही चलता रहेगा। अब रही बात दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की, तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए मुझे लगता है कि चूंकि साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली की कमान संभाल चुके हैं और उन्होंने केजरीवाल को शिकस्त दी है, तो जाहिर सी बात है कि संभवतः अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वांचली मतदाताओं को साधने में कामयाब होने वाले मनोज तिवारी जो सांसद हैं, उनका नाम भी मुख्यमंत्री पद के रेस में लिया जा रहा है। हालांकि रमेश बिधूड़ी जी को बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं, तो वो इस रेस से बाहर हो गए हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की कारगर रणनीति और उसका तय एजेंडा और इन सब के बीच विपक्षी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की जो रणनीति थी उसकी विफलता और उनके बीच आपसी दुराव इस जीत हार का बड़ा फैसला कर गया। चलिए 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो रही है। मुझे याद है जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किस तरह से दिल्ली के एक नए विकसित दिल्ली का रोड मैप तैयार किया था, उस पर आगे बढ़ते हुए काम हुआ। और कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित ने उनके काम को आगे बढ़ाया था। हर तरफ सराहना होती थी मदन लाल खुराना की। उम्मीद है कि 27 साल बाद अगर दिल्ली में कमल खिला है तो बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेगी। सीलमपुर के दूर दराज के गांवों में जो गंदगी है, बजबजाती नालियां हैं, जो नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं, पीने का पानी तक नलों में साफ नहीं मुहैया हो पा रहा है, ये जो आम समस्याएं हैं, दूर दराज के टूटी फूटी सड़कें, इन सब से लोगों को निजात मिल पाएगा। और जो वादा है संकल्प पत्र में, संभवतः वो पूरा हो पाएगा। क्या कुछ होगा आगे देखा जाएगा। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार रहेगा। 2-3 नाम मैंने बताए हैं। हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हों, क्योंकि चौंकाने वाले फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि इससे इतर भी कोई नया चेहरा सामने नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के हवाले हो चुके हैं। 27 साल बाद वहाँ शानदार वापसी हुई है और विपक्षी दलों को ये मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर बार बार ये शिकस्त क्यों मिल रहा है।
इस वीडियो में इतना ही। आगे जो कुछ होगा उस विश्लेषण को लेकर हम एक बार फिर आपके सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और हमें लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा ये विश्लेषण सही रहा हो, क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी दिल्ली के दंगल में कहा, खिलेगा क्या दिल्ली में खिलेगा कमल, इस तरह के जो प्रोग्राम लेकर मैं आया था, वो अक्षरशः सत्य साबित हुआ। और हमें लगता है कि खबरिया चैनलों पर उन्हीं मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था। तो आप इसे अपना लाइक दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। और दृष्टांत न्यूज़ से अगर आप सीधे जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।